भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग। आज तक मैंने जितने भी तीर्थ स्थानों और मंदिरों के दर्शन किए हैं, ये मंदिर उन सब से बिल्कुल अलग और अनोखा है, क्योंकि ये अरब सागर के पास बना है। महादेव की इस पावन नगरी में मुझे ऐसी शांति और सुकून का अनुभव हुआ जो मुझे भारत के किसी और तीर्थ स्थान में देखने को नहीं मिला। तो चलिए शुरुआत करें सोमनाथ की यात्रा की। सोम यानी कि चंद्रमा और भगवान शिव यानी कि नाथ, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा रोहिणी को चाहते थे। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप की वजह से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ने लगी। श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए। जिस स्थान में भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया, उसी स्थान पर चंद्रदेव ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सदियों से इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये फिर से खड़ा हुआ। मंदिर के पास ही हम पहुंचे एक और ऐतिहासिक स्थल भलका तीर्थ में। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस जगह पर एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण के पैर में चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने धरती पर अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। आज भलका तीर्थ एक शांत और आध्यात्मिक स्थान है। ये मंदिर बेहद खूबसूरत है और आप अपना बहुत सारा समय यहाँ पर बिता सकते हैं। भलका तीर्थ के बाद हमारा अगला पड़ाव है सोमनाथ का प्रसिद्ध गीता मंदिर। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे गीता के संदेशों का एक सुंदर केंद्र माना जाता है। मंदिर की खास बात यह है कि इसकी दीवारों और स्तंभों पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ बगल में ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी एक मंदिर है। गीता मंदिर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास है और यहाँ पास ही में आपको नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। त्रिवेणी संगम, जहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम है। यहाँ पर आकर तीनों पावन नदियों के दर्शन होते हैं और लोग आकर स्नान करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह इतनी अच्छी और पीसफुल होगी। त्रिवेणी संगम के पास मैंने कुछ अनोखी चीजें देखी। शंख से बने हुए ये रंग बिरंगे और सुंदर खिलौने। मैं ये सोचकर हैरान थी कि देश के कोने कोने में ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने टैलेंट से बेहद खूबसूरत चीजें बनाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। शाम होते ही हम ओशियन बीच व्यू, जो कि सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास बना है, वहां जाकर थोड़ी देर बीच में रिलैक्स करते हैं। ये बीच बेहद नीट एंड क्लीन है। सोमनाथ में हर किसी के लिए सब कुछ है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप बीच एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस हैं तो आप सोमनाथ मंदिर में घंटों बैठ सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह शॉपिंग लवर हैं तो आप यहाँ के वाइब्रेंट मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक से एक गुजराती आउटफिट्स, हैंडबैग्स और भी बहुत सारे एक्सेसरीज बहुत अच्छे एंड रीजनेबल रेट्स पे मिल जाते हैं। सोमनाथ में आपको एक अलग तरह की डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कुछ जगहें दिल के इतने करीब हो जाती हैं कि वहाँ बार बार जाने का मन होता है और वहाँ जितना भी समय बिताओ कम लगता है। सोमनाथ आते ही मान लो आपके सब प्रॉब्लम्स और टेंशन्स दूर हो जाते हैं।